नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बताएं, अपन प्रतिदिन सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी, बैंक रेलवे या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर या स्टैटिस्टिक्स जीके पूछे जाना है, उसके लिए अपनी क्लास रामबाण साबित होती है। इस क्लास की पीडीएफ भी मिलती है। पीडीएफ के अंदर जितने डिटेल में यहाँ पढ़ाता हूँ उससे और भी ज़्यादा फैक्ट उस पीडीएफ में मिलते हैं। वो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इस क्लास के अंदर में मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलिए पहले अपन क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहली मिस वर्ल्ड किकी हैकोन्स का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन को यहाँ डालने का मेरा सीधा सीधा उद्देश्य यही था। इस टाइप में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, पूछा जा सकता है किकी हैकोन्स के बारे में, लेकिन अभी उनका निधन हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 95 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। 95 वर्ष की आयु के अंदर पहली मिस वर्ल्ड जो रही है किकी हैकोन्स, उनका निधन हो गया है। ठीक है, 1951 के अंदर इनको मिस वर्ल्ड चुना गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कब, 1951 के अंदर किकी हैकोन्स को। ठीक है, 4 नवंबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई है 95 वर्ष की उम्र के बाद में। कहां पर हुई है मृत्यु, कैलिफोर्निया के अंदर इनका घर बना हुआ है, वहां पर हुई है। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था, स्वीडन में हुआ था। याद कर लेना, पूछ ले तो स्वीडन के अंदर किकी का जन्म हुआ था। ठीक है, 1951 के अंदर लंदन के अंदर यह कार्यक्रम हुआ था। जब ये कार्यक्रम हुआ था उस टाइम यही प्लान किया गया था कि इसके बाद इस कार्यक्रम को नहीं करेंगे, लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखने के बाद फिर इसको हर साल किया जाने लगा। 1951 में लंदन में जो पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर पहली मिस वर्ल्ड चुना गया था किकी हैकोन्स को, जिनका जन्म स्वीडन में हुआ था और 95 वर्ष की उम्र में उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, शिल्प समागम मेला 2024 ट्यूलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ कहां शुरू हुआ। देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादातर चीज़ें डाल दी हैं। ठीक है, क्या क्या डाली है, एक तो ये ट्यूलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैंने मेंशन किया है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था, किस प्रोग्राम में लॉन्च किया गया था, शिल्प समागम मेला हुआ था उसके अंदर। ये मेला कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था शिल्प समागम मेला 2024 का, जिसमें ट्यूलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया था, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने दिल्ली का जो हाट बाजार लगता है नई दिल्ली के अंदर, वहां पर इसको शिल्प समागम मेले को उद्घाटित किया गया। ठीक है, ट्यूलिप क्या है, तो ट्यूलिप एक ई मार्केट प्लेस है। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन है उसी तरह ट्यूलिप भी है। ट्यूलिप क्या काम करेगा, जो गरीब लोग हैं, हाशिए पर पड़े जो कारीगर हैं, वो अपनी जो भी कारीगरी करते हैं, जिससे जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए, इसके लिए ई प्लेटफॉर्म, ई मार्केट प्लेस अवेलेबल करवाता है ट्यूलिप। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत SC ST OBC सफाई कर्मचारी PWD के जितने भी कारीगर हैं, उनके जो खुद के उत्पाद हैं उनके विपणन के लिए ट्यूलिप ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया था। किसमें, शिल्प समागम मेले 2024 के अंदर, और इसका आयोजन कहां पर हुआ, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया था। किसमें, दिल्ली हाट बाजार के अंदर। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी आप ध्यान रखना है। ठीक है, 8 नवंबर के करंट अफेयर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी अपन इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। एक भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो इस क्लास से बाहर जाएगी करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लगती है, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगती है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लिया करो। उससे क्या होगा, प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आप 3 तरीकों से ले सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि अपनी प्रतिदिन जो क्लास होती है उसकी एक मंथली मैगजीन आती है। मंथली मैगजीन कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी। नहीं सर, हमें डेली क्लास पूरी होती ही चाहिए, यह नंबर है 9887809083, ये मेरी टीम के नंबर है। मैसेज कर देना कि सर की जो क्लास होती है उसके में डेली की डेली पीडीएफ चाहिए। हम रोज मैसेज नहीं करेंगे, आपसे कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ। वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ऐड करेंगे, वहाँ आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, उस पर प्रतिदिन आपको सुबह ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल का वो एग्जाम हो, उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप अलग अलग बुक्स पढ़ के परेशान हो गए हैं, क्योंकि सारी बुक्स पढ़ोगे सिलेबस होता नहीं है, कभी एनसीईआरटी रह जाती है, कभी स्टैंडर्ड बुक्स रह जाती है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, सभी बुकों को सम्मिलित करते हुए
हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, जो सिलेक्टेड अधिकारी हैं उनसे नोट्स तैयार करवाए हैं। हमने उनको बोला है भाई अकॉर्डिंग टू सिलेबस होने चाहिए नोट्स, वैकेंसी का जो सिलेबस है उससे बाहर एक टॉपिक नहीं होना चाहिए, और जो सिलेबस है उसमें से कोई भी टॉपिक कम नहीं रहना चाहिए। नोट्स का प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतर होना चाहिए, जिसके अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंडेक्स सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इन नोट्स में मिलेगी। ये वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उस एग्जाम को सर्च करना, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, उन पीडीएफ को भी देख लेना। आपको तो घर पे बुक के फॉर्मेट में चाहिए तो बुक के फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपके घर का एड्रेस डाल देना, आपके पास बुक पहुँच जाएगी। इसके अलावा ये इंस्टाग्राम है, infusion/notes के नाम इंस्टाग्राम अकाउंट है अपना, इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर कोई भी नई वैकेंसी आती है उसका सबसे पहले ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मिलता है। इसके अलावा करंट अफेयर के और स्टैटिक्स जीके के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो करंट के मुद्दे होते हैं, उन पर भी डिटेल चर्चा होती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में कितने छात्रों को लाभ दिया गया? एक पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया गया, ठीक है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं उनको बिना किसी जमानत के, बिना किसी गारंटर के, आवश्यकता के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए लोन देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। योजना का मुख्य क्या चीजें थी आपको समझ में आ गई थी। योजना का ढांचा आपके समझ में आ गया। योजना का ढांचा यही है मोटा मोटी बात, जो मिडिल क्लास के जो लड़के हैं वो अगर उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है तो वो इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। लोन में कोई भी जमानत यानी कोई भी चीज़ आपको गिरवी नहीं रखनी है और किसी भी गारंटर की भी जरूरत नहीं है, तो आप इस योजना से लोन ले सकते हो। योजना का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ठीक है। वार्षिक रूप से इस योजना के अंदर 1 लाख छात्रों को शामिल किया गया है, यानी प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों को इसके अंदर लोन दिया जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य के अंदर, ठीक है। लोन कितना दिया जाएगा? लोन ऐसा नहीं है कि आपको चुकाना नहीं है, लोन आपको वापस चुकाना है, उस पर ब्याज भी लगेगा, लेकिन ब्याज पर कुछ सब्सिडी मिल जाएगी, ब्याज में कुछ छूट मिल जाएगी। कैसे? अगर किसी परिवार की आय 8 लाख रुपए वार्षिक है, ठीक है, और 10 लाख रुपए का अगर वो बच्चा लोन लेता है उस शिक्षा के लिए, तो ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। कितनी? 3% ब्याज अनुदान मिलेगा। पहली चीज, अगर आपके परिवार की आय 10 लाख रुपए नहीं है, उससे कम है, आपके परिवार की आय मान लो कि 4.5 लाख रुपए ही है, ठीक है, उस पर अगर आप ब्याज लोन लेते हो तो उस पर आपको 100% ब्याज पर छूट मिलेगी। कितनी? 100%, ठीक है। तो दोनों चीजें आप विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपके परिवार की आय 8 लाख रुपए है और आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो 3% ब्याज अनुदान मिलेगा। अगर आपके परिवार की आय 4.5 लाख रुपए तो आपको 100% ब्याज पर छूट मिलेगी, आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा, आपको केवल 4.5 लाख रुपए किस्तों में वापस चुकाने होंगे, ठीक है। तो ये थी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, आपको याद हो गई होगी। मुझे उम्मीद है मैंने जो भी चीजें समझाई आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, अगर मेरी चीज समझ में नहीं आती है तो आप बेहिचक आराम से कमेंट करो, ठीक है। आपका कमेंट हम देखेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो अगली क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर बलि पदामी उत्सव मनाया गया? आर्ट और कल्चर में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, करंट में इंपॉर्टेंट बनता है, 3 स्टार कर लो। क्या है? बलि पदामी उत्सव कहां पर मनाया गया? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है, कर्नाटक के अंदर मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, कर्नाटक के अंदर बलि पदामी उत्सव मनाया गया था, ठीक है। अब देखिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैंने जैसे ही कर्नाटक को यहां पर मेंशन किया, मैंने बताया कि बलि पदामी उत्सव है वो कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। आपके दिमाग में पिछले 1 महीने में मैंने कर्नाटक को लेकर क्या क्या करंट अफेयर पढ़ा है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नहीं आया? रिवीजन करवा देता हूं। कर्नाटक के अंदर एक तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप है वो कर्नाटक ने जीती थी। बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने बेंगलुरु के अंदर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया था, मैंने 5 अक्टूबर को आपको ये पढ़ाया था। इसके अलावा आरबीआई ने बेंगलुरु के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक के निर्देशकों का एक सम्मेलन भी बुलाया था, एसएफबी का सम्मेलन बुलाया था। इसके अलावा कर्नाटक में पहला गैस आधारित यहेलंका गैस बिजली संयंत्र भी चालू किया गया था। इसके अलावा दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू के नाम से कर्नाटक के अंदर पिछले महीने ही शुरू हुआ था। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के मामले में कर्नाटक टॉप पर है, ये भी मैंने आपको बताया था। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों पर अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था। ये पिछले 1 महीने में मैंने कर्नाटक को लेकर आपको करंट अफेयर पढ़ाया था। अब आपको कितना याद है वो आपको पता है, याद नहीं है तो मंथली मैगजीन भी आ गई है, वो भी ले लेना इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, और उसको अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन छपेंगे क्लास में से। जिस दिन भी आपका आरएस का एग्जाम होगा मैं आपको बता दूंगा इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पद
ग्रहण किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना के लिए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार है वो किसने ग्रहण किया है, तो अजय कुमार अरोड़ा ने। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पिछले 1 महीने में मैंने कौन कौन सी नियुक्तियां पढ़ाई है। सर हमारे दिमाग में करंट अफेयर ही चलेगा क्या, बाकी भी हमारी जिंदगी है। बाकी आपकी जिंदगी मुझे पता है बहुत ही रंगीन है, आप अच्छी अच्छी रील शेयर करते हो, उधर ये वीडियो शेयर नहीं करोगे, आप अच्छी अच्छी रील शेयर करते हो, आप अपने टाइम खराब कर रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, आपकी लाइफ एकदम जिंगालाला चल रही है, मुझे पता है मस्त। जब आपके सामने एक क्लास आती है, पीडीएफ आती है, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, यार ये भी करना पड़ता है, यार इतना कौन पड़ेगा। पर बेटा पढ़ना पड़ता है अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आपसे ज्यादा तैयारी करने वाले बच्चे बैठे हैं, सिलेक्शन उनका होगा। अब आपके दिमाग में मैं लाता हूं पिछले 1 महीने में अपन ने कौन कौन सी नियुक्तियां पढ़ी है। भारतीय जो एयरटेल है उसने शाश्वत शर्मा को नया सीईओ नियुक्त किया था, ये मैंने आपको बताया था। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मजर आसिफ को जो जामिया विश्वविद्यालय है उसका कुलपति नियुक्त किया गया है। परवण चावड़ा को जो जेपी मॉर्गन चेस इंडिया उसका नया सीईओ नियुक्त किया गया है। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार भी ग्रहण किया था पिछले महीने ही। और अबुदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये पिछले महीने 1 महीने में प्रमुख नियुक्तियां पढ़ाई थी, उसमें एक नई नियुक्ति जोड़ लेना, भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है अजय कुमार अरोड़ा ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रोहित बल का निधन हुआ है, वो कौन है, रोहित बल कौन है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। रोहित बल एक फैशन डिजाइनर है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है, फैशन डिजाइनर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने व्यापक जाति जनगणना शुरू की है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने व्यापक रूप से भी जाति जनगणना शुरू की है। वैसे तो कई राज्यों के अंदर जाति जनगणना हुई है, लेकिन ये भी हाल ही में हुई है, चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुई है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने जातिगत जनगणना शुरू करवा दी है, ठीक है। तेलंगाना का जो हैदराबाद है वहां से इसको शुरू किया गया है, कहां से, हैदराबाद से। अच्छा, किसने इसकी शुरुआत की है, तो अभी वर्तमान में तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं प्रोत्रम प्रभाकर। कौन है, प्रोत्रम प्रभाकर। उन्होंने 6 नवंबर 2024 को हैदराबाद के अंदर जो हैदराबाद का जो तेलंगाना है, या तेलंगाना का जो हैदराबाद है, वहां पर जातिगत जनगणना शुरू की है, जो 1931 के बाद में इस तरह का पहला प्रयास है तेलंगाना सरकार का, ठीक है। और इस राज्य के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर राज्य में क्या क्या चीजें होगी इस जनगणना के अंदर, तो इसके अंदर एक तो इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातिगत जो भी शैक्षणिक पहलू हैं उनका आकलन करना। और इस जातिगत सर्वेक्षण के 2 मुख्य भाग रहेंगे, एक तो सभी लोगों का व्यक्तिगत विवरण लेना और एक सबका पारिवारिक विवरण को कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये था 8 नवंबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ सुबह सुबह 7 बजे कवर करने की कोशिश की। अब आपको क्या करना है, सुबह 7 बजे क्लास देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और इसकी जो पीडीएफ है वो जरूर डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।